बिस्तर पर हाथ पैर फैलाकर गहरी नींद में सोया हुआ रमेश नींद में बड़बड़ाता हुआ कुछ कहता है। अरे माँ, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया है तुम्हारा बेटा। माँ, अरे माँ, लो इसे रख लो। अरे माँ, तुम सोच क्या रही हो? लो इसे रख लो। ये तुम्हारे ही विश्वास का तो फल है माँ। ये सब तुम्हारा ही है। माँ, माँ। अब रमेश में ये नींद में बड़बड़ा ही रहा होता है कि उठता हुआ एक चप्पल आकर उसके मुंह पे गिरता है। अब रमेश की नींद टूट जाती है और वह चौंक कर उठकर बैठ जाता है। अब वह चारों तरफ देखता है तो दरवाजे पर अपनी माँ का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वह अपनी माँ से पूछता है। अरे माँ, इतनी सुबह सुबह तुम मुझे उठाने क्यों आई हो माँ? क्या मंदिर जाना है क्या? अरे माँ, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कुंभकर्ण, उठ जा। अब सुबह नहीं रह गई। अरे दोपहर के 11 बज रहे हैं। बस गेंडे की तरह खाता है और सोया करता है। अरे अब तू बच्चा नहीं रहा, 28 साल का हो गया है। अरे कल को तेरी शादी होगी, बीबी आएगी, बच्चे होंगे, तो उनका खर्चा तू कैसे उठाएगा? कल को तेरा बच्चा तुझसे खाना मांगेगा तो तू उसे क्या जवाब देगा? और तेरी बीबी तुझसे क्रीम, पाउडर, शैम्पू, साड़ी, सैंडल सब मांगेगी तो तू कहाँ से लाके देगा उसे? कुछ सोचा है इस बारे में? कहाँ से पेट भरेगा अपने बीबी बच्चों का? अरे तुम भी ना माँ, सुबह सुबह बीबी बच्चों की बातें लेकर बैठ गई। अरे जो लड़का फूटी कौड़ी नहीं कमाता उसे कौन अपनी लड़की देगा भला। अब जाओ माँ, मुझे ना 2 घंटे और सोने दो, फिर उठकर इस बारे में बात करते हैं। हाँ। अरे बेटा, तू कितना नालायक है। किसी ने सही ही कहा है कि पत्थर पर सर मारो तो अपना ही सर फूटेगा। अब इतना कहकर सुमित्रा गुस्से से दरवाजा बंद करके बाहर जाकर अपनी सहेली को फोन करती है। अरे क्या बताऊं प्रभा यार, इस लड़के ने तो जिंदगी खराब कर दी है। और तू भी कहेगी कि सुबह सुबह फोन कर दिया। अरे तू तो अपने घर के कामों में लगी होगी ना। पर यार ये रमेश ना खून पी लेता है मेरा। अब कहीं तो आदमी अपना मन हल्का करेगा ही ना। अरे कोई बात नहीं सुमित्रा, क्या हुआ? बड़ी टेंशन में लग रही है तू। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ होना क्या है? वही रोना इस लड़के का, नौकरी का। अरे एक दिन का भी उठाना नहीं चाहता अपने हाथ से। अब स्वयं लक्ष्मी माता आकर इसके हाथों में नोटों की गड्डी रखकर तो चली नहीं जाएंगी। अरे ये कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं तो बोल बोल कर हार गई, पर इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक बात नहीं सुनता ये नालायक। बस इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान हो रही है? अरे ये हर घर घर का रिश्ता हो गया है। अरे सुमित्रा, मेरा देवर भी ना बड़ा निकम्मा और आवारा है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई लाइन पर आ गया। अरे पर इस नालायक से शादी करेगा कौन? और मान लिया कल को कोई लड़की मिल गई तो कमाएगा कौन? खर्चा कौन उठाएगा? अरे सुमित्रा, मैंने कब कहा तू घर पे बैठने वाली लड़की लेकर आ? अरे वर्किंग बहू लेकर आ जो ऑफिस में जाकर काम करे, और उसे देखकर इसे भी शर्मा ही जाएगी तो खुद ब खुद ये भी काम करने ही लगेगा। फिर घर क्या सुधारना खुद ही संभल जाएगा। अरे वाह पूजा, तेरा आइडिया तो बहुत कमाल का है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई। अरे तो इंतजार किस बात का है सुमित्रा, कर देते हैं शादी, और ऐसे रमेश भी सुधर जाएगा। और सुमित्रा को अपनी सहेली का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वह इस बारे में अपने बेटे रमेश से बात करती है। अब रमेश, नौकरी तो तू करता नहीं। अरे अब तेरी जान पहचान की कोई लड़की हो तो अगर कोई पसंद है तो तू बात आगे बढ़ा। क्या मम्मी, मुझे कौन पसंद होगी? मुझे कोई नहीं पसंद है।
अरे बेटा, पढ़ाई नहीं की ये तो समझ गई मैं, तू ढंग की नौकरी नहीं ढूंढ पाया ये भी समझ गई मैं, लेकिन तू एक लड़की नहीं पसंद कर पाया। अब भगवान जाने मैंने तुझे कॉलेज क्यों भेजा पढ़ने के लिए, तेरे ऊपर पैसे क्यों बर्बाद किए, राम जाने क्या होगा तेरा। अरे मैंने सोचा था एक कमाने वाली अच्छी लड़की आ जाती जो तेरा कम से कम खर्चा तो उठा लेती, फिर तू मेरी छाती पर यूं मूंग तो नहीं डलता। अरे मेरा क्या है, कब सांस टूट जाए, कब मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं, फिर मारा मारा फिरेगा तू, तब फिर माँ याद आएगी। ये क्या कह रही हो मम्मी तुमने ना मेरे अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया है। अब तो मैं लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा। अब इस बात को रमेश इतना सीरियस ले लेता है कि उसी दिन वह मैट्रिमोनियल साइट पर एक नकली प्रोफाइल बनाता है और उसमें वह अपने आप को मैनेजर दिखाता है। अब उसकी प्रोफाइल देखकर कविता उसे बात करती है। इस लड़के ने मुझे मैसेज किया है 2 लाख रुपए कमाती है महीने में। अब इस लड़की को तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगर इसको मम्मी की बहू बना दिया तो उनकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। अब रमेश रोज कविता से बात करता है और कविता भी रोज रमेश से बात करती है। फिर 15 दिन के बाद दोनों मिलने की प्लानिंग करते हैं। फिर एक बड़ी सी गाड़ी में कविता रेस्टोरेंट के बाहर आके रुकती है। अरे वाह वाह, क्या बड़ा हाथ मारा है रमेश तूने। ये लड़की तो हमारे घर की काया पलट ही कर देगी। अब तो मुझे अपने बुढ़ापे की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रमेश जी, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। आप इतनी बड़ी प्रोफाइल के होकर भी आपने इतने छोटे से रेस्टोरेंट में मिलने की बात की। मुझे आपकी ये सादगी बहुत भा गई। फिर एक लंबी बातचीत के बाद मुझे जैसा लड़का चाहिए था आप बिल्कुल वैसे हैं। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर क्या था, 1 महीने बाद शादी की तारीख निकलती है और रमेश और कविता की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद कविता लाल जोड़े में बहू बनकर रमेश के घर आ जाती है। अरे अब तो तू खुश है ना सुमित्रा। तू कैसे मेरे बेटे को कोसा करती थी। देख, 2 लाख रुपए महीने कमाने वाली बहू लेकर आया है मेरा बेटा। बस ऐसे शादी में कोई ऊटपटांग काम ना हो इसलिए मैंने अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की। खैर अब बताओ बहू, तुम कहाँ काम करती हो? काम? मैं तो कोई काम नहीं करती पापा जी, काम तो रमेश जी करते हैं, वरना 2.5 लाख रुपए महीने का कमाना कोई छोटी बात थोड़ी है। मैंने तो जैसे ही इनकी प्रोफाइल देखी मैं तो इन पे फिदा हो गई। मैं ना हमेशा से ऐसा ही लड़का चाहती थी जिसके पैसों पर मैं ऐश करूं, जो खूब कमाए। अब कविता की ये बातें सुनकर सुमित्रा की सहेली सबसे पहले कोना पकड़ लेती है, क्योंकि शादी का सुझाव देना उसी का काम था। और ये बात सुनकर सुमित्रा तो चक्कर खाने लगती है। अरे जब तू कमाती नहीं है तो वो क्या था, बड़ी सी गाड़ी में आना और वो सब दिखावा। अरे दिखावा क्या मम्मी जी, जब अमीर लड़के को पटाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अरे मेरा ये लहंगा ना ये भी भाड़े का है, 10,000 रुपये पे। अरे रमेश जी 10,000 रुपये दीजिए ना, अभी 2 घंटे बाद दुकान वाले आएंगे इसको ले जाने। अब आपके घर की बहू की बेइज्जती हो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। वैसे भी आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर जो हो। मम्मी ये क्या हो गया? ये मेरी शेरवानी ये खुद भाड़े की है और तुम 2 लाख रुपए महीने कमाती हो ये सोचकर मैंने तुमसे शादी की। अब ये सब खर्चे कौन उठाएगा, कहाँ से लाऊंगा मैं? मैंने तुझसे कहा था कि मैं संदूक से साड़ी निकाल कर पहन लूंगी, लेकिन तुझे ही पड़ी थी इतना सब कुछ दिखावा करने की। क्या तो तुम भी मेरी तरह निकम्मी हो? हे भगवान, इतना ड्रामा करने का क्या ही फायदा हुआ। खैर टेंशन लेके क्या करूंगी। मम्मी जी आप ना मेरे लिए नाश्ता बना दो,
मैं कमरे में जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी ही कॉपी आ गई मम्मी। खैर, अगर नाश्ता बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। एक नींद ले ही लेता हूँ मैं। अरे ये लड़का, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। फिर शाम को दोनों मियाँ बीवी अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं और पैर फैलाकर टीवी देखने लगते हैं। एक दिन तेरा पति इस टीवी के अंदर आएगा, देख लेना कविता। और पिक्चर की हीरोइन तेरी बीबी होगी, देख लेना रमेश। करना धरना कुछ नहीं इन निकम्मों को, बात लंबी लंबी करवा लो इन दोनों से। टीवी बंद करो। अरे खर्चा कौन उठाएगा इस बारे में नहीं सोचते, बस बिजली का बिल बढ़ाए जा रहे हो। बंद करो टीवी। अरे मम्मी जी इतनी टेंशन मत लीजिए। रमेश जी इन्हें बोलिए ना परेशान ना हो, वरना इनका बीपी हाई हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को फंसाया था वैसे ही किसी नए आदमी को मुर्गा बनाकर पैसे कमा ही लेंगे हम दोनों। अब सुमित्रा के पास रमेश निकम्मा बेटा कम था क्या, जो निकम्मी बहू भी आ गई थी। फिर अगले दिन सुबह 11 बजे तक दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, जैसे तिजोरी में उनके लिए भर भर के धन रखा हो। नए जोड़े नवयुगल घोड़े बेचकर इस कदर सो रहे थे कि सुमित्रा एक बाल्टी पानी लाकर उनके ऊपर डाल देती है और उन्हें जगाते हुए कहती है, अरे उठो, अब तुम दोनों कमरे से बाहर आ जाओ महाराजा महारानी जी। अब मैंने खर्चा उठाने का उपाय निकाल ही लिया है। देख लिया कविता, मैंने कहा था मम्मी कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगी। वैसे क्या उपाय निकाला है मम्मी तुमने? और ये तुम्हारे हाथ में इतने बड़े बड़े बैग क्यों हैं? हनीमून पर भेज रही हो क्या हमें? और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए मम्मी? छुपा कर रखे थे क्या? मैंने इस घर को किराए पर उठा दिया है। अब अपना अपना सामान पैक करो, हम कहीं और जाकर रहेंगे। और अपना अपना सामान बांधकर कविता, रमेश, सुमित्रा और रामलाल निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रमेश कहता है, अरे मम्मी घर से बेघर क्यों कर रही हो? कमा लूंगा ना मम्मी, इंतजार करो थोड़ा। एक दिन तेरा ये बेटा करोड़पति बनेगा, बस देखती जाओ तुम।